बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मिनी इंडिया की झलक भी वहां पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने कुछ युवा प्रशंसकों के साथ बातचीत की, मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2022 में पहली विदेश यात्रा जर्मनी से शुरू हुई, जिसमें भारत और भारतीयता का रंग पूरे शबाब पर रहा। पीएम की अन्य विदेशी यात्राओं की तरह भारतीय प्रवासियों ने ये सुनिश्चित किया कि उनका भव्य स्वागत हो। पीएम की यात्रा के दौरान उनके होटल में एक मिनी इंडिया देखने को मिला। मोदी मोदी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने कुछ युवा प्रशंसकों के साथ विशेष क्षण साझा किए। इस दौरान मान्या मिश्रा नाम की एक बच्ची ने उन्हें एक स्केच उपहार में दिया। क्या नाम? मान्या। मान्या, कहता यही हुई है। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? क्योंकि आप मेरे कुछ आइकॉन हो। कितना टाइम लगा? इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी जबकि एक अन्य बच्चे ने भारत माता की स्तुति में कविता पाठ किया। आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म महिमा गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह वाह, बढ़िया। भारत माता की जय के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा प्रशंसकों द्वारा चित्रों पर अपने हस्ताक्षर कर उनका उत्साह बढ़ाया। ढोल की थाप के साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के साथ भारत के रंग और विविधता बर्लिन के प्रतिष्ठित ब्रांडेनबर्ग गेट पर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली डेनमार्क यात्रा है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। इससे डेनमार्क के साथ हरित सामरिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री इंडिया और डेनमार्क के लीडिंग सीईओज से मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस आगे लेकर जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह है। वो उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जहां वो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे। डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों की संख्या 16,000 से अधिक है, जो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है बहुत ही ग्रांड है, और जब प्राइम मिनिस्टर मेटे ने डेनमार्क से इंडिया विजिट किया तो मोदी जी का जो स्लोगन है कि डेनमार्क हैज स्किल्स एंड इंडिया हैज स्केल, वो यहाँ पे बहुत राइम हुआ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। मुझे पहले तो बहुत खुशी है और गर्व है कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, एंड मोदी जी के जो कमिटमेंट है टू बी नेट कार्बन जीरो बाय 2070 इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच पहले से ही कारोबार हो रहा है और देश में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं और 60 से अधिक भारतीय कंपनियां डेनमार्क में कारोबार कर रही हैं। कई प्रमुख डेनिश कंपनियों ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नए विनिर्माण कारखाने स्थापित किए हैं।
ईद उल फितर का पर्व आज पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सभी मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर के त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि धर्म गुरुओं और पीस कमेटियों से वार्तालाप के बाद सभी बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलविदा की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, उसी तरह से ईद पर शांति व्यवस्था कायम रहेगी। धर्म गुरुओं के द्वारा स्पष्ट अपील की गई है और अलविदा की नमाज में भीड़ नॉर्मल ईद के दौरान से ज़्यादा होती है, लेकिन इस तरह की कहीं कोई बात नहीं हुई है और उसके लिए इंतज़ामिया कमेटी, पुलिस और प्रशासन के लोगों के बीच वार्ता हो चुकी है और परंपरा के हिसाब से ही चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएगी। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में, इसके साथ ही आगरा में और रामपुर में ईद के मौके पर नमाज अदा की गई। ताजनगरी आगरा में ईद उल फितर का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर की नमाज ईदगाह, कटघर मस्जिद, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, ताजमहल सहित करीब 2 दर्जन से अधिक मस्जिदों में अदा कर देश में अमन, चैन और शांति सौहार्द की अल्लाह से दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान मस्जिदों पर सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी, जिलाधिकारी प्रभुयन सिंह, एसएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। रामपुर शहर में भी ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर आज सराफा व्यापारी ईदगाह पर कैंप लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल अक्षय होता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव तथा सामाजिक सौहार्द को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आज लखनऊ में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल बकाये के भुगतान के लिए ग्राहकों की सुविधा के वास्ते एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS लाई जाए। उन्होंने कहा कि योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों को बकाये पर ब्याज से छूट मिले और बकाया बिल की किस्त में भुगतान की सुविधा भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को सही तरीके से और समय पर बिजली के बिल दिए जाने चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति ने बांदा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा
चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने सिर्फ राजनीति की है, लेकिन किसी ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। लेकिन भाजपा जब से सत्ता में आई, बुंदेलखंड का तेजी से विकास हुआ है। जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की समस्या को दूर करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों हिस्सों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बहुत ही तेजी से कार्य हुआ है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ बहुत तेज गति से काम हो रहा है और अन्य प्रदेशों में मैं अभी घूम करके आई हूँ। कहीं शुरुआत भी नहीं हुई, कहीं शुरुआत हुई है तो वहाँ चयनित करके हो रहा है। और हमारा लक्ष्य कि हर घर को नल देना, कोई एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। यदि एक व्यक्ति भी छूटता है तो हम उसमें भी कामयाब नहीं हुए। सिंचाई की दृष्टि से देखें तो बुंदेलखंड को एक बड़ी नहर दी जा रही है जो केन और बेतवा को जोड़ने जा रही है। और केन बेतवा जिस दिन जुड़ जाएगी उस दिन तालाब भी भरे रहेंगे, बांध भी भरे रहेंगे, खेतों में पानी भी जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं। अन्य लोग नारा लगाते थे और आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद से बुंदेलखंड में कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। यही बुंदेलखंड है जो आए दिन किसान कर्ज से डूब करके आत्महत्या करता था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि पाने के बाद किसान को राहत मिली है। बीज का समय तब 2000, बोने का समय तब 2000, पानी लगाने का तब 2000। भारत सरकार ने जो इनको एक सम्मान दिया है किसानों को, आज किसान यहाँ का संपन्न भी हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में पहुंची केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार की हर घर जल हर घर नल योजना से बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या को स्थायी रूप से दूर किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाने जा रहे हैं, जिनको 75 अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। औद्योगिक नगरी कानपुर नगर पहुंचे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन दुर्गा शंकर मिश्र ने स्मार्ट सिटी के कार्यों सहित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक भी की। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस समय कानपुर शहर स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है। 2023 तक मेट्रो के सभी कार्य पूरे हो जाएंगे और मेट्रो पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या का निदान हो जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्प्लेक्स के निर्माण से यहां पर स्पोर्ट इवेंट और स्पोर्ट्स से संबंधित सभी एक्टिविटी के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्माणाधीन मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसी वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पब्लिक को समर्पित किया जाएगा। इस समय कानपुर शहर एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है। सबसे पहले तो मेट्रो आपका चालू हो गया। आपको ख्याल होगा 28 तारीख को 28 दिसंबर को मैं यहाँ पे था। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन किया पहले लेख का, और सारा का सारा मेट्रो 2023 के एंड तक वो सारा मेट्रो चालू हो जाएगा। उससे एक शहर में जो ट्रैफिक कंजेशन की दिक्कत होती है वो पूरी उस समस्या से काफ़ी कुछ निदान होगा। उसके आगे भी और तमाम किस्म की अर्बन ट्रांसपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटी से लोगों के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत आएगी। अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और कानपुर शहर जब हम सेवा में शुरुआत में थे तो कानपुर शहर अकेला शहर था जहाँ पे क्रिकेट के मैच हुआ करते थे। एक स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे हमारे प्रदेश का अकेला शहर माना जाता था। अब उस शहर में इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी किस्म के जितनी भी खेल होते हैं, 28 किस्म के खेल है, जिसमें से कितने 24 या 22, उसमें से 22 किस्म का खेल यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के आयोजन हो सकते हैं। लोग सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस आयोजन करने के लिए, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आप वो जो सारी की सारी जो फैसिलिटी हो, जैसे यहाँ यहीं पे आप हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ हो, एक एग्जीबिशन भी हो सकता है, प्लस हमारे जो तमाम सारे प्लेयर्स हैं या एमेच्योर्स भी हैं, उनके लिए सारी की सारी फैसिलिटी, चाहे उनको अपनी स्ट्रेंथनिंग करनी हो, कैपेसिटी बिल्ड करनी हो, मसल्स बिल्ड करनी हो, ये सब सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पे बनकर तैयार होगी।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में गर्मी बीते कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर समेत कुछ दक्षिणी इलाकों में हल्के फुल्के बादल के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। हरियाणा के रेवाड़ी में ओले गिरे, कई इलाकों में पुरवैया हवा चल रही है जो तेज धूप से भी राहत दे रही है, जिससे अप्रैल माह की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद मई की शुरुआत में मौसम के तेवर में थोड़ी राहत दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग का मानना है कि तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से मिली ये राहत अगले 4-5 दिन तक जारी रह सकती है और उसके बाद गर्मी का कहर फिर से देखने को मिल सकता है। इस बीच प्रदेश के मौसम विभाग ने कहा कि आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, ललितपुर जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल सकती हैं, जबकि श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर जिलों में तेज आंधी तूफान आ सकता है। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।